We have seen already previous class things about Coulomb's law, उसको आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड में आने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, जिसको हम कहेंगे Coulomb's law in vector form। Coulomb's law in vector form, ये ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर आ जाता है, कभी कभार तो लगातार 2 साल 3 साल भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या कि सपोज हम कहेंगे कि देयर आर 2 पॉइंट्स, Q1 is a charge here and Q2 is a charge here. Say they are located with respect to a reference. Say ये हो गया रेफरेंस, ये रेफरेंस का ये पोजीशन वेक्टर हुआ R1, ये पोजीशन वेक्टर हुआ R2। हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम इन वेक्टर फॉर्म। ऑब्वियस है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम एंड इट विल बी लाइक दिस। सी दिस इज F12। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। चलो इस पॉइंट को रेफरेंस को O कहते हैं, ये A कहते हैं, ये B कहते हैं। तो कैसे लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में? लेट Q1 and Q2 are at position vectors, at position R1 vector and R2 vector, ऐसे करके दिया है। ठीक है, ऐसे करके पोजीशन में दिया है। ठीक है, अभी हमें निकालना है फोर्स ऑन Q2। से F12 is force on Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे सोचते हैं। तो कोई भी एक वेक्टर को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, A12 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमें अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो ये दोनों चीज निकालने की हम कोशिश करेंगे। निकालने के बाद दोनों का वैल्यू डालेंगे। F1 पहले हम देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन और द वेक्टर AB, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अगर हम AB को एक वेक्टर मानते हैं तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर है R1 के साथ ऑर्डर में है, R2 इज इन रिवर्स ऑर्डर। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं इसको तो हम देखेंगे वेक्टर R1 प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर R2। तो AB कैन बी रिटन एज वेक्टर R2, इसको R2 यहाँ पे लिखते हैं। R2 इज द पोजीशन वेक्टर, सो इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि R1 प्लस AB हो गया R2। ये हो गया कैसे? बाय ट्रायंगल लॉ। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? R। डिस्टेंस बिटवीन A and B is nothing but magnitude of vector AB। magnitude of vector AB मतलब magnitude of R2 minus R1। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर AB is R2 minus R1, सिंपल है। तो डिस्टेंस भी पता चल गया। अब यूनिट वेक्टर पता करना है। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में पता करना है? बाय Coulomb's law we know this will be experiencing a force along this line in this direction। तो हमें यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकालना है। अब इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर AB का यूनिट वेक्टर कितना बराबर है? ये कोई वेक्टर है, इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर ये F है तो ये जो यूनिट वेक्टर है इट इज सेम एज यूनिट वेक्टर ऑफ F बिकॉज़ इट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में। A12 क्या हो गया? A12 is unit vector along AB vector। मतलब कोई एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? इट इज वेक्टर AB बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ये हो गया यूनिट वेक्टर। लेकिन वेक्टर AB क्या है? वेक्टर AB तो है R2 माइनस R1। मैग्नीट्यूड ऑफ AB मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो हमें ये मिल गया है, R मिल गया है। तो अब हमें अगर लिखना है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F12 तो हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2
बाई आर का स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन आर क्या है, आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, तो इसको लिखेंगे कि Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ये भी हो गया। A12 पता चल गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के हम वेक्टर F12 को लिख सकते हैं। क्या है वेक्टर F12? एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग देख चुके हैं ये, और डायरेक्शन A12 ये भी देख चुके हैं। तो चलो दोनों का वैल्यू डालते हैं। इट इज कमिंग K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू A12 क्या है, ये चीज क्या है, A12 इज R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। सिंप्लीफाइंग इट इज कमिंग आउट टू बी K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये स्क्वायर था, ये मल्टीप्लाई हो गया, होल इनटू R2 minus R1. So this is what is called Coulomb's law in vector form. हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। बोर्ड में अगर आएगा राइट Coulomb's law in vector form तो आपको ये लिखना है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं जो बोर्ड में नहीं आते हैं, तो इसीलिए कैसे करेंगे थोड़ा इसको ये बता देते हैं। लेट मी वर्क आउट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक है। ये इसको खत्म करते हैं। जैसे मान लो कि हम कहें कि हमारे पास सपोज लेट टू चार्जेस five microcoulomb and 25 microcoulomb are located at से कोई एक पॉइंट है 2, 4 और 2, 4 and 5, 8 respectively, ऐसे दिया है। given that two charges are like this. I am talking about a question. कैसे क्वेश्चन हो सकता है? Find force on 25 microcoulomb in vector form. Assume coordinates in मीटर, बस ऐसे दिया। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वाज K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का क्यूब होल इनटू R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला हमारे पास है, यूज करना है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, यूज करना है। बस R1 R2 ये सब पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखो। दिया है पॉइंट्स, दिया है एक 2, 4 में कोई एक पॉइंट है 2, 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट है से 5, 8 ऐसा दिया है, और यहाँ पर रखा है 5 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर रखा है 25 माइक्रोकूलम चार्ज। 25 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स चाहिए, ऑब्वियसली एक रिपल्सिव फोर्स आएगा जिसको आप F12 कहेंगे, बिकॉज आई कॉल इट Q1। जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसको कहेंगे Q2। अगर पूछा होता फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम तो हम इसको लेते Q2, इसको लेते Q1। थिंग्स वर सो सिंपल। फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं? आपको निकालना है फोर्स ऑन 25 माइक्रोकूलम, तो उसको आप Q2 ले लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला यूज करना था, तो चलो ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। आप जानते हो वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर कोई एक पॉइंट है XY
उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? उसका x कंपोनेंट होता है x, y कंपोनेंट होता है y। तो इस वेक्टर को, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर क्या होता है? x i कैप y j कैप। सो कीपिंग दैट इन माइंड, टेकिंग ओरिजिन एज रेफरेंस, आप किसको रेफरेंस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेकिंग ओरिजिन एज रेफरेंस, अगर हम ओरिजिन को रेफरेंस ले लेंगे, सपोज आई टेक ओरिजिन एज रेफरेंस, ये हो गया रेफरेंस। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,4। तो ये वेक्टर हो गया r1 वेक्टर और ये वेक्टर हो गया r2 वेक्टर। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ये हो गया r1 वेक्टर, ये हो गया r2 वेक्टर और ये हो गया आपका f12 जो आप निकालना चाहते हैं। ये हो गया r2 वेक्टर। चलो सब वैल्यू लिखते हैं। हियर व्हाट इज r1 वेक्टर? 2 4 पॉइंट में है। ये कौन सा पॉइंट है? 2,4। थिंग्स आर इन मीटर, तो आप कहोगे इट इज 2ik प्लस 4jk। ठीक है। r2 वेक्टर क्या है? पॉइंट है 5 8, तो आप कहोगे 5ik प्लस 8jk। सिंपल है। वैल्यू डाल तो वैल्यू डालते हैं, पहले निकालते हैं एक एक चीज करके। ये r2 माइनस r1 का क्यूब निकालना पड़ेगा। r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 i कैप, 8 माइनस 4 j कैप का मैग्नीट्यूड 5 माइनस 2 i कैप हो गया 3 i कैप प्लस 4 j कैप का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड तो सबको निकालना आता है। कितना होता है? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 डबल दैट इज 5 और r2 माइनस r1 का वैल्यू है 5। अब क्या है? वैल्यू डालना है। सो f12 वेक्टर इज इक्वल टू k मींस 9 into 10 power 9, q1 into q2, q1 is 5 microcoulomb, q2 is 25 microcoulomb। 5 into 10 power minus 6, 25 into 10 power minus 6 by r2 minus r1 का क्यूब, r2 minus r1 का क्यूब, ये 5 है, इट इज 5 क्यूब इंटू वेक्टर r2 माइनस r1। वेक्टर r2 माइनस r1 अभी तो निकाले थे, क्या था? 3ik प्लस 4jk होल इंटू 3ik प्लस 4jk और ये न्यूटन में आएगा। सिंप्लीफाई करें तो 5 25 is 125, 5 क्यूब इज आल्सो 125, तो 5 25 5 क्यूब एक दूसरे को खा गए। क्या मिला? 10 पावर माइनस 12, 10 पावर माइनस 12 into 10 power 9 is 10 power minus 3, so it is 9 into 10 power minus 3 into 3ik plus 4jk न्यूटन। सो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। फोर्स इज नाउ ऑलरेडी रिटन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। अभी अगर कोई पूछा होता व्हाट इज फोर्स, कोई अगर पूछा होगा फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम ड्यू टू 25 माइक्रोकूलम, क्या हम फिर से पूरा चीज का कैलकुलेशन करेंगे? नहीं। द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन देम आर इक्वल एंड अपोजिट। इसके ऊपर इधर को F12 हुआ तो इसके ऊपर इधर को फोर्स होगा, उतना ही फोर्स, मतलब माइनस F12। सो यू सेड इज माइनस F12, दैट इज माइनस 9 into 10 power minus 3 into 3ik plus 4jk न्यूटन। देखो फोर्स ऑन 25 कूलम निकल गया, फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम भी निकल गया। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अगर मान लो कि यहाँ पर दो चार्ज नहीं 3 तो चार्ज होते हैं, जेई वालों के लिए बोल रहे हैं, जो लोग जेई के लिए सोचते हैं, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, पूछा इसके ऊपर फोर्स क्या है, तो आप इसके लिए फोर्स निकालो, इसके लिए फोर्स निकालो, दोनों के लिए फोर्स निकालो, वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गया, जोड़ दो, गेट द नेट फोर्स। सो वेक्टर फॉर्म में दो फोर्स को जोड़ना आसान है, वी कैन गेट द नेट फोर्स, सिंपल। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन को हमें भी करना है, सिंपल क्वेश्चन से, स्कूल लेवल के क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, 2 charges are separated by a distance of 1 meter in air। 2 चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, वो भी एयर में।
उनके बीच में मिनिमम फोर्स कब हो सकता है, कितना हो सकता है? अब मिनिमम फोर्स आप तो जानते हो, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस तो फिक्स है, हमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है। सबसे कम होगा Q1 Q2 का प्रोडक्ट कब? जब दोनों छोटे छोटे होंगे। सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो हम कहेंगे फोर्स कैन बी मिनिमम व्हेन Q1 equal to Q2 is equal to E और 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। जब ये फोर्स चार्ज सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा चार्ज लेंगे सबसे छोटा फोर्स होगा। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स देन? द मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 by R square। R तो 1 मीटर दिया है, K is 9 into 10 power 9, Q1 Q2 1.6 into 10 power minus 19 का स्क्वायर। और यहाँ पर फोर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर न्यूटन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज F0। जब दो चार्ज को रखा गया था, से ये है Q1 ये है Q2 और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस R था, फोर्स क्या था? फोर्स वाज F0। You know the forces are equal and opposite. So what was F0? F0 is K Q1 Q2 by R square। अब बोल रहा है कि दोनों चार्ज को डबल कर दिए। Now the charge here is no more Q1, it is 2Q1। दूसरा चार्ज 2Q2, डिस्टेंस 2R। अब जो नया फोर्स होगा कितना होगा? कॉल इट F डैश। तो F डैश कितना हो जाएगा? It will be again K 2Q1 2Q2 by 2R का स्क्वायर। देखो तो 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर। ऊपर भी 4 नीचे भी 4 एक दूसरे को खा जाएंगे, क्या बचेगा? K Q1 Q2 by R square। But what was that? That was F0। That means there will be no change in the magnitude of the force। Force will remain same। सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आर सो सिंपल। लेकिन क्या करें, बोर्ड में तो यही क्वेश्चन आता है, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है। क्योंकि अभी मैं क्लास 12 वालों को रिवीजन करवा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया, वही सब करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना सिंपल है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81। हम बताए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सेम एज रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों चीज एक ही है, कोई अलग अलग चीज तो है नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 81 का मतलब हुआ, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे थर्ड का, कि अगर दो चार्ज r डिस्टेंस में है, से Q1 और Q2 एयर में है, उनके बीच में फोर्स अगर F है, तो वही दोनों चार्ज को अगर हम वाटर में रखेंगे तो इनके बीच में फोर्स, मान लो कि पहले F1 था, अब फोर्स F2 हो गया है। अब ये क्या है? वाटर है और डिस्टेंस वही R है, चार्ज वही Q1 Q2 है, बस F1 F2 में रिलेशन हम लास्ट क्लास में भी देखे थे। F1 क्या था? इट वाज K और दैट इज Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R square। अब ये F2 क्या है? F2 is Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into epsilon R into R square। और epsilon R कितना है? 81 दिया है। इसका मतलब F2 is equal to 81 times F1। Sorry, F1 is 81 times F2। F2 छोटा पड़ गया ना, नीचे आ गया, 81 आ गया, तो F1 के नीचे 81 डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81 का मतलब हुआ, क्या लिखेंगे? व्हाट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट, ये तो समझाने के लिए।
आपको नहीं लिखना है, ये 1 मार्क के लिए आएगा। क्या लिखना है? इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये स्टेटमेंट लिखना है, इन एयर is F, then force between same charges with same separation in water is F1 by 81। इसका मतलब हुआ ये, अगर एयर में हुआ F तो इसमें हो जाएगा F बाई 81, वाटर में फोर्स कम होगा। बस यही स्टेटमेंट बार बार आता है तो बताना पड़ा। और मैं तो देखा हूं कि एग्जामिनर्स कॉपी उसमें लिखा रहता है कि बच्चों को समझाओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। लोग इसको दो चीज समझते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को हो एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, बात एक ही है। दैट इज गिवन 81। Question number 3 is understood. Now we go for question number 4. Question number 4. Solution of number 4. So, number 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में आता है तो हमें करना पड़ेगा। नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। लेट अस क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए चार्ज वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। कोई चार्ज को दो टुकड़ा कर दी। मान लो कि एक चार्ज था Q, उसको दो टुकड़ा की तो एक टुकड़ा हो गया Q माइनस x, दूसरा टुकड़ा हो गया x, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को r कर दिया गया। मतलब कि कैसे दो टुकड़ा करेंगे, कैसे दो टुकड़ा करेंगे कि उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स मैक्सिमम होगा, ये फोर्स मैक्सिमम होगा। थोड़ा अगर ग्राफिकली सोचेंगे, x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। यहाँ पर Q, यहाँ पर 0। x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? Q को टुकड़ा किया हो तो x का मैक्सिमम वैल्यू Q हो सकता है, ये Q हो जाएगा तो हो जाएगा 0। सोचो कि अगर x 0 है और ये Q है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? Q इंटू 0 बाई समथिंग, तो 0 ही होगा। जब x Q है, मैं x के साथ वेरिएशन प्लॉट कर रहा हूं, फिर x is 0, फोर्स is 0, फिर x is equal to Q, फिर x is equal to Q, ये क्या हो जाएगा? 0, तो फोर्स फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन बीच में 0 नहीं है। x का वैल्यू कुछ दूसरा ले लो, Q/3, Q/4 कुछ ले लो, कुछ फोर्स आएगा। मतलब फोर्स x is equal to 0 में 0 है, x is equal to Q में 0 है, बीच में 0 नहीं है। मतलब पक्का ये फोर्स बढ़ रहा होगा, घट के फिर से 0 हो रहा होगा। फोर्स पक्का बढ़ के घट के फिर से 0 हो रहा होगा। पहले 0 था, धीरे धीरे बढ़ गया, मैक्सिमम हुआ, फिर घट के 0 हो गया। ठीक है, अब इसी को एनालिसिस करना है। प्रीतिश को समझ में नहीं आया, दोबारा बताते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो। इफ चार्ज वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स and the parts were separated by a distance r। कोई चार्ज Q था, उसको दो टुकड़ा किए, एक टुकड़ा हुआ x, दूसरा टुकड़ा हुआ Q माइनस x, उनके बीच में फोर्स होगा। पूछा है ये दोनों पार्ट का रेशियो क्या होना चाहिए कि ये फोर्स मैक्सिमम होगा। सपोज एक Q माइनस x है, एक x है, तो फोर्स क्या हो गया देखो तो K Q माइनस x इंटू ax बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x फोर्स इज चेंजिंग, पुट x इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 0, फोर्स क्या होगा देखो तो x 0 हो गया तो फोर्स हो गया 0, फिर x इज इक्वल टू q, फोर्स क्या होगा देखो तो फोर्स हो जाएगा 0। लेकिन फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x फोर्स इज नॉट 0। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मतलब बीच में पक्का बढ़ रहा होगा, फिर घट के 0 हो रहा होगा। ये कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, बीच में 0 नहीं है, मतलब पक्का बढ़ गया होगा फिर घट गया होगा, है कि नहीं। अब अगर बढ़ा है और घटा है तो फोर्स मैक्सिमम कहां पर है? यहाँ पर। यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम है, जहां पर फोर्स मैक्सिमम है वहां पर स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट कितना है प्रीतिश?
स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप कितना होगा 0। तो क्या लिखेंगे व्हेन एफ इज मैक्सिमम, स्लोप y वर्सेस x डायग्राम में स्लोप कैसे निकलता है dy बाई dx। तो जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो स्लोप कैसे निकलेगा df बाई dx इज इक्वल टू 0। एफ का वैल्यू आपको मालूम है, तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई dx। एफ का वैल्यू को लिखते हैं k बाई आर स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज qx माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो, k बाई इक्वल टू 0 है, k बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो उधर फेंक देंगे तो 0 हो गया, है कि नहीं। अब क्या रहेगा देखो, इसमें हो गया d बाई डी एक्स ऑफ qx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव करो, qx का, q तो कांस्टेंट है, q चार्ज को हम दो टुकड़ा किए थे, तो qx का 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ओनली q, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 0। मतलब x कितना हो गया q बाई 2। अगर x हो गया q बाई 2 तो दूसरा पार्ट का चार्ज क्या था q माइनस x, वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा q बाई 2। मतलब जब x होगा q बाई 2 ये भी होगा q बाई 2। मतलब जो q चार्ज को हम दो टुकड़ा किए थे उसको अगर इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम होगा। thus for maximum force the ratio of parts must be, कितना होना है, must be 1:1, दोनों बराबर चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओ अभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेंगे, एक 4q कूलम चार्ज था, उसको दो टुकड़ा किए और दोनों के बीच में डिस्टेंस को 2 मीटर कर दिए। फॉर व्हाट चार्ज the force will be maximum, what should be the charge on the parts so that the force will be maximum। 4q को दो टुकड़ा किए तो 2q होगा, 2q होगा तो force will be maximum। समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? यस सर, यस समझ में आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड में कोई भी एक बिट आ सकता है। क्या दिया है, Q1 एंड Q2 आर टू फिक्स चार्जेस, A में एक है B में एक है। कोई एक Q चार्ज को कहीं रखना है जहां पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहां पे रखेंगे पूछा, फाइंड इन व्हिच रीजन, मतलब टू द लेफ्ट ऑफ A, बिटवीन A एंड B और टू द राइट ऑफ B। क्यों सर ऊपर नहीं रह सकता क्या? सोचो तो, कहीं भी एक चार्ज रखेंगे ऊपर कहीं तो ये कुछ फोर्स देगा, ये कुछ फोर्स देगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ऐसा फोर्स ऑपोजिट तो नहीं हो सकते, तो ये ऊपर नीचे नहीं रह सकता, इसी लाइन पे ही रहेगा। कहां पे रहेगा, सॉल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये A है, यहां पे चार्ज रखा है Q1 दैट इज Q, और Q2 B पे रखा है 2Q। सोचो अगर हम यहां पे रखेंगे Q कूलम चार्ज को, दिमाग में ये रखना है कि कोई चार्ज के लिए जब किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स आता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम फोर्स देगा, डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा फोर्स देगा। अब अगर यहां पे रखते हैं, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको इधर को फोर्स देगा, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। क्या यहां पर नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं। यहां पे रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं। बीच में रखेंगे तो ये रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर। क्या मिड पॉइंट में रखेंगे तो दोनों फोर्स कैंसिल करेंगे। ऑपोजिट तो है लेकिन बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, ये ज्यादा फोर्स देगा इसके ऊपर, ये बड़ा चार्ज इसके ऊपर ज्यादा फोर्स देगा, छोटा चार्ज इसके ऊपर छोटा फोर्स देगा। ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है
लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, सो दे विल नॉट बी एबल टू कैंसिल आउट। तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, मिड पॉइंट में नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको ए के पास रख देंगे। अब ए के पास रख देंगे तो ये छोटा चार्ज हुआ तो क्या हुआ, पास में है, थोड़ा बड़ा फोर्स लगाएगा। ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, दूर पे है, वो उतना ही फोर्स लगाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर सच ए पॉइंट इज पॉसिबल। तो बिट नंबर 1 का आंसर हुआ इट इज between A and B and close to A। ये सबको समझ में आ गया समझ में। चलिए दूसरा बिट देखते हैं। दूसरा बिट में क्या दिया देखो, नाउ द चार्जेस आर -2q एंड q। तो यहाँ पे चार्ज है -2q, यहाँ पे चार्ज है q, ये है A, ये है B। हमें पता करना है कहां पर रखेंगे। सपोज हम बीच में रख देंगे कहीं q को। अब ये q को -2q अट्रैक्ट करेगा, q रिपेल करेगा। क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। हियर कैन नॉट बी ए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पर रखेंगे तो q कूलम चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पर रखेंगे तो q को ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। हाँ, ये दोनों पोजीशन में दिख रहा है कि प्लस q के ऊपर, ये छोटा वाला q के ऊपर जो फोर्स आ रहा है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। लेकिन ऑपोजिट होना काफी नहीं है, फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या यहाँ पर हो सकता है कि ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, F1 और F2? सोचो, ये 2q के चलते -2q के चलते जो फोर्स आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो F2 है। बड़ा चार्ज है, पास में भी है, तो F2 विल बी मोर देन F1। ये छोटा चार्ज है और दूर में q के चलते जो फोर्स आएगा उसको F1 को, तो देखोगे कि ये जो फोर्स है ये F1 छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। लेकिन इधर रखे तो ये छोटा चार्ज पास में होते हुए जोर से रिपेल करेगा, बड़ा चार्ज दूर में होते हुए धीरे से रिपेल करेगा। यहाँ पर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, इट विल बी टू दी राइट ऑफ बी का राइट में किसी एक पॉइंट में ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है। क्या मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Now we go for bit number 3। मैं अभी आपको 1 मिनट टाइम देना चाहता हूं, आप बिट नंबर 3 और 4 के लिए सोच लो और बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो बिट सी में देखते हैं। बिट सी में एक चार्ज है -q का, एक चार्ज है 2q का। अगर हम जो तीसरा चार्ज q को रखेंगे, कहां रखेंगे? चलिए सोचते हैं कहां रखेंगे कि नेट फोर्स जीरो होगा। इधर रखेंगे तो q को ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बड़ा चार्ज का पास में होते हुए बड़ा फोर्स आएगा, छोटा चार्ज का दूर में होते हुए सिंघाड़ा फोर्स आएगा, बड़ा सिंघाड़ा एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। सो हियर कैन नॉट बी ए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समवेयर हियर ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, यहाँ पर भी नहीं हो सकता बिकॉज द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा और 2q रिपेल करेगा। ये 2q का फोर्स है, ये -q का फोर्स है। -q पास में तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, 2q दूर में कम फोर्स लगाएगा, तो हो सकता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो पॉसिबल रीजन इज टू दी लेफ्ट ऑफ ए कहीं हम इसको इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। बाकी बच गया लास्ट वाला बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में यहां पर रखे हैं q, यहां पर रखे हैं -q। कहां पर रखेंगे कोई चार्ज को q इक्विलिब्रियम में रहेगा? Infinity। अरे इंफिनिटी में रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं रहा, बाहर मिड पॉइंट का लेना से अच्छा नहीं, हाँ मिड पॉइंट में रख देंगे तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। कैसे कैंसिल
कैंसिल होगा? इधर रखेंगे A का तो left, यस बी का, अच्छा बी का राइट में इधर रखेंगे, इधर रखेंगे तो sir, cannot stay. यस ये इधर खींचेगा और क्यू रिपेल करेगा, दोनों बराबर चार्ज है, ये दूर से जितना फोर्स देगा ये पास में उतना ही फोर्स देगा क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर भी हाल वही है, क्यू रखेंगे तो ये रिपेल करेगा और ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस बराबर चार्ज है, दूर से जितना जोर से खींचेगा पास में से इतना जोर से तो नहीं होगा, दोनों फोर्स विल बी डिफरेंट, सो इधर भी नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे? नो वेयर। अगर ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है Q और माइनस Q का, ऐसे कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहां पर आप एक Q कूलम चार्ज को रेस्ट में रख सकते हो। तो आंसर हुआ बिट नंबर 4 का आंसर हुआ नोवेयर। नोवेयर यू कैन कीप ए चार्ज Q इन इक्विलिब्रियम। मेरी बात सबको हजम हो गया है ना? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन निराला क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, तो मुझे करना पड़ा। दो चार्ज है 4Q एंड 9Q, एक दूसरे से 2 मीटर दूरी पे है, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है। बोला है 4Q से कितना दूर पे कोई एक चार्ज रखेंगे, कोई भी चार्ज रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। पहले आप सोच के बताओ कि अगर हम कोई एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना चाहेंगे तो कहाँ रखेंगे? फंडा तो क्लियर हो चुका है, टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द राइट ऑफ बी और बिटवीन ए एंड बी। कहाँ पर रखेंगे ये चीज पहले? यस, देखो प्रीतिश को बढ़िया पकड़ में आ गया। अब ये बिटवीन ए एंड बी, लेकिन पूछा है कि कहाँ पे रखेंगे? कहाँ पे तो वही निकालना है, से ए डिस्टेंस x रखेंगे। अगर ये डिस्टेंस x हो गया तो ये डिस्टेंस हो गया 2 - x। क्या चार्ज रखेंगे? कोई भी चार्ज रखेंगे, कोई भी चार्ज रखेंगे तो इसके चलते इसके ऊपर एक फोर्स आएगा ऐसे। आई कॉल दिस फोर्स एज F4, ताकि 4Q का फोर्स से पता चलेगा। 9Q के चलते भी इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, आई कॉल दिस फोर्स एज F9। तो आप क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? क्या कहेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q आपको हो गए F4 must be equal to F9। और बैकग्राउंड में हम लोग सोच लिए कि बिटवीन ए एंड बी आएगा, इसलिए हमें आसान हो गया। F4 क्या है? फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q। तो क्या फोर्स है? K 4Q इंटू Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो x मान लिए x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू F9 का वैल्यू क्या है? फोर्स ऑन Q ड्यू टू 9Q। कितना फोर्स आएगा? K 9Q इंटू Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है भैया? T2 - x का स्क्वायर। हाँ इधर देखो तो कुछ बराबर चीजें दिख रहे हैं, K Q Q K Q Q चले गए, बच गया क्या? बच गया यहाँ पर 4/x स्क्वायर, 4/x² इज इक्वल टू 9/2 - x का होल स्क्वायर। कितना सिंपल है। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ रूट ओवर ले लो। 2/x इज इक्वल टू 3/2 - x। इसमें से x निकालने की कोशिश करिए, x निकालने की कोशिश करिए तो हो जाएगा 4 में कितना होगा? ये हो गया 4 - x इज 4/5, 4/5 0.8 मीटर। मतलब 4Q से 0.8 मीटर पे रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। देखो सारे बैकग्राउंड को मैं धीरे धीरे ग्रो करवा रहा हूँ, आपका नॉलेज को धीरे धीरे ग्रो करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। क्या ये चीज सबको बढ़िया से समझ में आ गया? Yes, sir. यस। तो मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। नाउ आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 और थोड़ा सा चेंज क्या है बताओ? चेंज हो गया -4Q। नाउ यू आर टू फाइंड आउट द आंसर। सब कुछ वही रहा, अब क्या हुआ कि ये -4Q हो गया, ये 9Q हो गया। अब आपको आंसर निकालना है। प्रूफ करो कि आपको समझ में आ गया है। पॉज करो और ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको। सर निकल रहा। चलिए अब क्या दिया है? यहाँ पे -4Q है। अब इसको मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। ये A है, ये B है,
पूछा है कहां पर रखेंगे कोई क्यू कूलम चार्ज को, एनी चार्ज की रेस्ट में रहेगा, कहां पे रखेंगे पहले डिसाइड कर लो, कहां पे रखेंगे, क्या बीच में रखने से रहेगा, नहीं ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, यहां पर तो रह नहीं सकता, यहां पर नहीं रह सकता, यहां पर ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, हो सकता है नहीं, तो लेफ्ट ऑफ ए, तो कहां पे रखेंगे, इतना हमारा बैकग्राउंड में दिमाग में चला और ये डिस्टेंस को हम x बोल दिए। चलो ये हो गया x। अब इसके ऊपर -4q के चलते जो फोर्स आएगा उसका नाम हुआ -F4, 9q के चलते जो फोर्स आएगा उसका नाम होगा F9। फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड बढ़ा दिए हम, आपको समझ में आ गया है, F4 मस्ट बी इक्वल टू F9 क्योंकि सिमिलर हो गया, अभी सिमिलर हो गया तो K 4q q बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू K 9q q बाय डिस्टेंस कितना है अभी 9q और q के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया 2 प्लस x, पहले माइनस होता था, सॉल्व करो x का वैल्यू निकालो, आप इसको कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन में ये -4q और 9q दोनों फिक्स्ड थे, दोनों फिक्स्ड थे। अगर ये फिक्स्ड नहीं होते तो क्या करेंगे, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। two charges each q coulomb are at a distance r from each other. Find what charge must be, what additional charge must be kept and where it must be kept so that all charges remain in equilibrium, all charges, तीनों का तीन, क्योंकि they are free to move, यहाँ पर एक q कूलम चार्ज है, वहां पर q कूलम चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। आप उनको भी इक्विलिब्रियम में रखना है और जो इक्विलिब्रियम में रखेगा वो खुद भी इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप जो तीसरा चार्ज रखोगे कहां पे रखोगे बताओ, लेफ्ट में कि बीच में कि राइट में, कहां पे रखोगे? बीच में रखेंगे, पता चल गया, बीच में रखेंगे। अगर बीच में रखेंगे तो बताओ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज रखेंगे? ऐसे ही ये दोनों भाग रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये उसको ढकेल के भगाने की कोशिश करे, तुम और दूसरा पॉजिटिव रख दो तो और जोर से धक्का देगा, ये दोनों तो और भी जोर से दूर भाग जाएंगे। क्या नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, और जो इक्विलिब्रियम में रखेगा इन दोनों को खुद भी तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, और खुद भी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इससे जितना दूर पे रहेगा इससे उतने ही दूर पे रहेगा। मतलब कहां पर रखेंगे? मिड पॉइंट में रखेंगे। यस, तो ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है। क्या है? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल ए नेगेटिव चार्ज, ए चार्ज माइनस क्यू मस्ट बी केप्ट एट मिडिल। तो वो दोनों को पकड़ के रखेगा, ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, ये दोनों को पकड़ के रखेगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अभी हमें अभी हमें पता करना है कि Q का वैल्यू क्या है, स्मॉल q का वैल्यू क्या है पूछा है, बहुत बार बोर्ड में आया है, बोर्ड में बहुत बार आया है स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा। और बोर्ड के क्वेश्चन तो एंट्रेंसेस में भी आते हैं, मेडिकल एंट्रेंसेस वगैरह में। ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इतना कॉमन हो गया है, इनका वैल्यूज को याद रख लेना। जैसे वो चार्ज को दो टुकड़ा किए थे वाला क्वेश्चन क्या था, हाफ हाफ दो पार्ट में करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उसके लिए स्मॉल q का वैल्यू
क्या होना चाहिए? चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट ए। ए में जो चार्ज है उसके बारे में थोड़ा सोचो तो, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, ये A है, ये बीच में है, बीच में हम माइनस Q रखे हैं और बीच में रखे हैं तो ये R/2 है और ये भी R/2 है और ये है B। अब बताइए करना है कि A में जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में रह गया तो सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये भी इक्विलिब्रियम में रह जाएगा और ये तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि बीच में है, ये जितना जोर से खींच रहा होगा ये उतनी जोर से खींच रहा होगा। दिस इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, व्हाटएवर मे बी द चार्ज हियर दैट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। वी आर बॉदर्ड अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द एंड चार्जेस। अच्छा, एंड चार्जेस के बारे में देखना है तो ठीक है, एंड चार्जेस के बारे में जब हम देखेंगे तो ए में जो चार्ज है उसका इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। ए में जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कैसा फोर्स? ए में जो चार्ज है उसके ऊपर एक कैपिटल Q एक रिपल्सिव फोर्स दे रहा होगा, कॉल इट Fq, और ये माइनस Q और एक पॉजिटिव कहो इसको, क्योंकि पॉजिटिव, चलो F1 कहते हैं। F1 इज द फोर्स ऑन Q ड्यू टू दिस Q। अब इसके ऊपर ये भी तो फोर्स दे रहा है, कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स, इधर को इधर को, तो दिस इज F2, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू माइनस Q। ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाएंगे, दे आर ऑलरेडी अपोजिट, तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट ए, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 क्या है? फोर्स ऑन Q ड्यू टू अनदर Q must be equal to force on Q due to minus Q। चलो वैल्यू डालते हैं। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q, K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस तो R है। फोर्स ऑन Q ड्यू टू माइनस Q क्या लिखेंगे? K इंटू Q, माइनस Q नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, K Q बाय ये डिस्टेंस कितना है? R/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, कैंसिल आउट करिए, आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू Q/4। Q इज इक्वल टू Q/4। सिंपल सा चीज है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। Q इज इक्वल टू Q/4। सो ये चार्ज कितना चार्ज? माइनस Q, माइनस Q मतलब माइनस Q/4 मस्ट बी kept at मिडिल। ये हो गए आपकी क्वेश्चन का पूरा आंसर। सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट किया और आगे चला। क्या ये चीज सबको समझ में आया कि ऊपर से गया? यस सर, समझ में? सर 2 मिनट रुकते हैं सर, मेरा नेट चला गया था इसलिए सर बोलते हैं। ठीक है, ठीक। 2 मिनट रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 similar balls each of charge Q and mass M are located at corners of an equilateral triangle of side length A. Upon release, what will be the initial acceleration
ball. Have you to account for gravitational force between them? Why? तो ये चीज आपको लिखना है। दिया है 3 ठो बॉल है, तीनों बॉल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, साइड लेंथ a है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है। तो पूछा है कि बताओ कि जैसे हम छोड़ देंगे ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो भागेगा, ये दूर दूर भागेंगे सब एक दूसरे से, तो कितना एक्सीलरेशन में जाएंगे? किसी तरह से हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स पे मास। लेकिन जब फोर्स निकालेंगे क्या हमें क्या क्या फोर्स मिलने वाला है? यहाँ पर चार्ज है q और मास है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, तो चार्ज के बीच में भी फोर्स होगा और मास के बीच में भी फोर्स होगा। तो पूछा है क्या एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखना चाहिए, हाँ या ना? समझा के देखना है। यस, देखो कोई बोल रहा है नहीं देखना चाहिए, तो पहले इस किस्म की क्वेश्चन सीबीएसई वालों का आता है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 by r², जिसमें G कौन से ऑर्डर का है? 10⁻⁻11। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किस ऑर्डर का होता है? K q1 q2 by r², जिसमें K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। देखो तो K itself is very large as compared to G, तो ये फोर्स के सामने इसका क्या औकात है? The K value is 10⁻20 times, 10⁻20 times the G value, कैपिटल G, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फिर ये फोर्स काफी छोटा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। नेट फोर्स निकालते वक्त हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? एज ग्रेविटेशनल फोर्स is very small as compared to electrostatic force. It can be ignored, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वेरी स्मॉल, क्योंकि 10⁻⁻11 है, ये 10⁻9 है, 10⁻20 टाइम्स तो कांस्टेंट में आ गया और बाकी वैल्यूज तो छोड़ो, r² तो दोनों का बराबर है। अच्छा ठीक है, अब दूसरी चीज ये हुआ कि हमें निकालना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन। अच्छा, ये q चार्ज के चलते इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स। जो फोर्स होगा कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा F। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है q और डिस्टेंस है a। इन दोनों चार्ज का भी मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस तो वही a है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसके चलते भी इसके ऊपर एक फोर्स F ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? इसको A नाम दे दो, इसको B दे दो, इसको नाम दे दो C। फोर्स ऑन चार्ज एट A ड्यू टू charges at B and C are F each। लेट इसके चलते एक फोर्स आ रहा है, इसके चलते एक फोर्स आ रहा है। Where what is F? F का वैल्यू क्या होगा? ये Q है, ये Q है, so it is K Q into Q by distance का स्क्वायर। तो ये फोर्स जितना है, ये फोर्स इतना है, ये फोर्स कितना है? K Q² by A²।
और दूसरा वाला भी वही है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं टू फाइंड आउट द नेट फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू √3f, और f का वैल्यू तो हमें मालूम है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी √3 टाइम्स kq square by a square। सो दिस इज द नेट फोर्स, है ना। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन विल बी नेट फोर्स बाय किसके ऊपर नेट फोर्स, चार्ज एट ए, उसका मास कितना है m है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी √3 kq square by m a square, मास डिवाइड कर दिए, सो द एक्सीलरेशन ऑफ दिस चार्ज विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। क्या एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा kq square by m a square। तो एक्सीलरेशन विल टेक प्लेस इन दिस डायरेक्शन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया क्या? यस सर, लास्ट लाइन समझ में था। लास्ट लाइन समझ में नहीं आया, फोर्स निकल दिया, ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, नेट फोर्स क्या होगा, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फीस लेना पड़ेगा। ये क्लास 12 का क्लास है, क्लास 11 में पढ़ाए थे, नेट फोर्स निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। आप भूल गए तो बताओ, 2 रुपया गूगल पे में भेजो, 2 रुपया भेजो गूगल पे में, मैं आंसर बताता हूँ आपको। सर मेरा डाउट था कि √3 kq square by m a square कैसा है? √3 kq square भाई ये स्क्वायर समझ में आ गया ना, √3 kq square समझ आया। अभी ये हो गया नेट फोर्स। तो फिर एक्सीलरेशन क्या होता है, इसके लिए भी 2 रुपया भेजना पड़ेगा। नेट फोर्स बाई मास, मेरा गूगल पे नंबर है ना, सेंड 2 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा थोड़ा करके मैं डिफिकल्टी लेवल पे आ रहा हूं, आप लोग थोड़ा बताने की कोशिश करो। यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q, यहाँ पर दूसरा चार्ज है -Q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r, ठीक है। और इनका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस is here, and here is a charge, say this distance is x, और दिया गया है यहाँ पर कोई एक q कूलम का चार्ज रखा गया है। तो क्या दिया है, इन फिगर शोन, इन फिगर शोन, ठीक है, इन फिगर शोन फाइंड force on charge Q, force on charge Q, मैं तीनों को Q कर देता हूं, ये भी Q है, ये भी Q है, चलो ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज Q, और ये एंगल, ये बाइसेक्टर है, तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस चलो मानते हैं A है, समझने के लिए ये डिस्टेंस भी A है, और आपको पता करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q? चार्ज Q kept on the bisector of line joining charges, थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो व्हाई नॉट टू कीप इट स्मॉल q, लाइन चार्जेस एट a एंड b, ये स्मॉल q ही रहा फिलहाल। इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा आपको पता करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आगे आगे हमें डाइपोल जैसा कोई एक चीज को डील करना पड़ेगा जिसमें ये सब कंसेप्ट आएंगे। अब सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन कैसा है। यहाँ पे है Q चार्ज, यहाँ पे है -Q चार्ज, ये डिस्टेंस है R, नहीं क्या A,
और ये डिस्टेंस है a, you are along the bisector somewhere here, it is distance x और यहाँ पे रखा है q चार्ज। q के ऊपर इस q के चलते फोर्स आएगा, इस q के चलते फोर्स आएगा, नेट फोर्स पता करना है। ये जो प्लस q है इसके चलते इसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, रिपल्सिव, कॉल इट F1। माइनस q के चलते इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कुछ अट्रैक्टिव होगा, कॉल इट F2। ठीक है, ये फोर्स F2 हुआ, ये फोर्स F1 हुआ। अच्छा, अगर ये x है, ये a है, तो ये डिस्टेंस को r मानते हैं, r का वैल्यू निकालना आपको आता है। ये भी वही है, ये भी r है, r का वैल्यू निकालना आपको आता है। यू नो द वैल्यू ऑफ r कितना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल ओवर। हाँ, r मालूम है। क्या आप मुझे बता सकते हो F1 और F2 में से कौन सा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? बताना है आपको। F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा बराबर होगा। यस, ये चीज समझ में आना जरूरी है। हियर बोर्ड में आएगा तो इसे लिखना पड़ता है F1 इज फोर्स बिटवीन Q एंड Q। F2 कितना है वो फोर्स? इट इज KQQ बाय KQQ बाय R का स्क्वायर। F2 इज फोर्स बिटवीन माइनस Q एंड Q। कितना है? अरे वो भी तो वही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं KQQ बाय R स्क्वायर। दोनों फोर्स बराबर है। ठीक है, तो क्या मिला? F1 जितना है, F1 जितना है, F2 इतना है। F1 इज इक्वल टू F2 से इट इज इक्वल टू F मान लेते हैं F। ठीक है, F1 F2 A। अभी हमें ये दोनों फोर्स को जोड़ना है। फॉर दैट वी नीड टू नो द एंगल बिटवीन देम। फिर हम ट्रायंगल लगाएंगे, लेकिन एंगल निकालना इतना आसान थोड़ी है। दो वेक्टर को जोड़ने का दूसरा तरीका लगाएंगे। पहला तरीका में क्या करते थे? ट्रायंगल लगाते थे। अब कुछ करेंगे दूसरा। क्या करेंगे? F1 को सपोज F1 ये मान लो कि x एक्सिस है और ये मान लो कि y एक्सिस है। ये चार्ज Q है। सपोज F1 इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है। सिमिट्री से पता चल रहा है F2 भी तो थीटा एंगल कर रहा होगा। अब F1 का दो कंपोनेंट है, क्योंकि F1 भी F है, F2 भी F है, दोनों बराबर है। F का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा उसको आप कहोगे F cos थीटा। F2 का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा इसको आप कहोगे F cos थीटा। ठीक है, दोनों को आप कहोगे F cos थीटा। F2 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ रहेगा, उसको आप कहोगे F sin थीटा। कंपोनेंट 0 होता है। हाँ देखो, ऊपर की तरफ जो रहेगा वो हो जाएगा कितना? F1 इज इक्वल टू F। तो ये हो जाएगा F sin थीटा। ये बात हो गया। तो ये दोनों वेक्टर का जोड़ने का मतलब हुआ ये चारों चीजों को जोड़ना है। F1 क्या है? F cos थीटा I कैप, F sin थीटा J कैप। F2 क्या है? F cos थीटा I कैप माइनस F sin थीटा J कैप, है ना? तो what we clearly see the vertical components of F1 and F2 cancel out. And horizontal components get added. ठीक है, गेट एडेड। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन वाला स्पेस को मैं मिटाऊंगा। अभी मुझे पता करना है कि 10 नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F cos थीटा प्लस F cos थीटा। इट इज 2F cos थीटा। हाँ, ये थीटा तो मालूम नहीं है क्या है, लेकिन F मालूम है। F कितना? KQQ बाय R स्क्वायर। cos थीटा मालूम नहीं। अच्छा, ये देखो, ये A है,
ये x है, ये r है, ये थीटा है तो ये थीटा है। हियर cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया, ये थीटा है तो cos थीटा कितना होगा, ये a है, ये x है, ये r है, b बाई h, a बाई r, नहीं तो आप कहोगे नेट फोर्स क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ f कितना था, k q बाई r स्क्वायर निकाल चुके हैं, इनटू cos थीटा कितना हुआ, a बाई r, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2k q a बाई r क्यूब, जबकि r क्या है, r तो ये डिस्टेंस हमें दिया नहीं गया, कितना ये, इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर r क्यूब क्या हो जाएगा, फिर वैल्यू डाले तो 2k q a बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रूट ओवर का क्यूब, मतलब टू द पावर 3/2, ये हो गया आपका नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट q विल बी ऑफ सम एक्सप्रेशन लाइक दिस। क्या चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा कि ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक, समझ में आ गया। ये सारे जो क्वेश्चन में करवाया सारा का सारा बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन डाइपोल के रूप में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। ध्यान रखना कि जो फोर्स हुआ कैसे हुआ, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, किस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो ये q है, ये माइनस q है, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन a टू b पैरेलल टू वेक्टर ab, ऐसे करके ये क्वेश्चन भी आया है 1 मार्क के लिए। समझ में आ गया, तो आज की सेवा यहाँ पर समाप्त करते हैं।